अस्सलाम वालेकुम। मैं अली हसनैन। वीडियो के पहले हिस्से में हमने ज़राअत में माशरती और इक़्तिसादी मसाइल पर बात की थी कि आखिर वो क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से आज हमारी ज़राअत बुरान का शिकार है। लेकिन अभी भी चंद बुनियादी पहलुओं पर बात करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में मौरूसी जायदाद का निज़ाम है, यानी हर वो शख्स जो मौरूसी ज़रई जायदाद का मालिक है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़मीन में गंदम, चावल या कोई भी फसल काश कर सकता है, और जब उसे वो तमाम चीज़ें हासिल हो जाएं, वो अपने पास होल्ड करना चाहे या अगर मार्केट में सेल करना चाहे, वो तमाम चीज़ें उस पर ही मुनहसर हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ज़रई तबके को मुख्तलिफ़ एतबार से तकसीम किया जाता है, यानी 1 से 5 एकड़ रकबा रखने वाले लोग, 5 से 12, 12 से 25, 25 से 50 और 50 से 150। लेकिन कुछ फ्यूडल लॉर्ड तो ऐसे भी हैं जो 150 से ज़्यादा रकबे के भी मालिक हैं। लेकिन अगर एक ऐसे फ्यूडल लॉर्ड की मिसाल लीजिए जो 150 रकबा का मालिक है, वो चंद अलगोरिदम का अंदाज़ा लगाएगा, यानी उसकी ख़ानदानी सालाना ज़रई पैदावार की ज़रूरियात कितनी है। अगर वो इतने रकबा पर गंदम की काश को काबिल यकीनी बनाता है तो उसकी ख़ानदानी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है, और आगे बवाई के वक्त उसको कितनी गंदम की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वो लोग जो किसी और शोबा से वाबस्ता हैं, कोई टीचर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई एथलीट है, वो बिल वास्ता या बिला वास्ता उसके साथ कहीं ना कहीं मुंसलिक ज़रूर हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें जो उनकी ज़रूरियात हैं, जो फल हैं, सब्ज़ियां हैं, गंदम, चावल, वो ज़राअत ही की देन है। जब ज़रई रकबे का मालिक एक मरूसी जायदाद रखने वाला शख्स होगा, अगर वो अपनी इनफरादी तौर पर अपनी तमाम चीज़ों को हैंडल करेगा तो मार्केट में उन तमाम चीज़ों की ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जा सका। लेकिन मुहक्किकीन का ख्याल है कि पाकिस्तान में मालूमात को बर वक्त पहुँचाने का हमेशा से फुकदान रहा है। आज वो तमाम तबके जो ज़राअत से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं और ज़राअत पर तहकीक कर रहे हैं और नई आने वाली वैराइटीज़ पर तहकीक करते जा रहे हैं कि आने वाली वैराइटीज़ ये होंगी और हमारी मुल्की ज़रूरत को पूरा किया जा सकेगा। और वो तमाम लोग जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ज़राअत के शोबे में मुलाजमत पेशा लोग हैं, वो तमाम लोग और देहात में बसने वाले वो किसान, इन तमाम लोगों के दरमियान खलीज वसी होती चली गई है। कि देखा जाए कि ये तमाम प्रोसेस इस तरह चलता है कि अगर स्टूडेंट्स जो तहकीक कर रहे हैं उस तहकीक को उन नुमाइंदों तक पहुंचाया जाए जो गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, जिन्होंने ज़राअत के लिए आगे कोशिशें करनी है और ज़राअत में उन किसानों तक वो तमाम मालूमात पहुंचानी है, और वो किसान अगर उनके पास बर वक्त वो तमाम मालूमात पहुंच जाएं कि गंदम की मार्केट में इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, इस फसल की मार्केट में इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, अगर हम इतने रकबे पर काबिल काश बनाएं और वो तमाम चीज़ें यानी जिससे ज़रई पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, अगर वो तमाम मालूमात स्टूडेंट से निकल कर आगे किसान तक पहुंच जाए और हुकूमत उस तमाम में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, तो ये तमाम मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इन तीनों तबकों के दरमियान खलीज वसी होती चली गई है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि देहात में भी ज़राई कमेटियाँ कायम की जानी चाहिए, उनके भी सदर, जनरल सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी, ये तमाम ओहदे होने चाहिए, ताकि वो बराह रास्त अपनी तमाम मुश्किलात या हुकूमत से फैसिलिटीज़ जो भी हासिल करना चाहते हैं वो हुकूमती ऑफिस में जाकर अपने तमाम मसाइल को बयान कर सकते हैं और बराह रास्त अपने इलाके की नुमाइंदगी कर सकते हैं। क्योंकि देखा गया है कि ये स्कीम पहले ही भारत में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। यानी जब भारत की हुकूमत ने किसानों को ये कहा कि आप उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कोई भी फसल काश करें, जब उस फसल की पैदावार हासिल हो जाएगी तो उनके ही मुतय्यन करदा रेट में हुकूमत भारत को फ़रोख्त करें आगे, या उन कंपनियों की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कि आपको कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है, कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी है। क्योंकि किसान इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि कोई उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, यानी जब वो ज़रई मौरूसी जायदाद के मालिक हैं तो किसी के भी दबाव के तहत कि आप वो फसल काश करें, वो ये तमाम चीज़ें काश करें, इस तरह तो वो इसमें एज आ मुलाजिम के तौर पर ही काम करेंगे। ये चीज़ें ही तमाम मसाइल को भी जन्म दे रही हैं। यानी आज वो तबका, आज वो शख्स जो चंद एकड़ ज़रई रकबा का मालिक है, उसके लिए इस सरमायादाराना दौर में पहले ही सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अगर एक ऐसे शख्स की मिसाल लीजिए जो 5 एकड़ ज़रई रकबा का मालिक है,
वो अपने सालाना पैदावार से 2 लाख रुपया कमाता है। उसमें से ही उसने अपने डोमेस्टिक नीड्स को भी पूरा करना है, उसमें ही उसने अपने बच्चों की तालीम, सेहत, खुराक, रोटी, कपड़ा, पानी, इन तमाम चीज़ों को भी पूरा करना है। जब यह तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, उसके अलावा उसने अपने आने वाली फसलों की बुवाई के लिए उनके तमाम अखराजात को भी पूरा करना है। जब यह तमाम चीज़ें मिल जाएंगी तो किसान के लिए दायरा हयात मज़ीद तंग होता जाएगा। तो इस वजह से आज बहुत सारे इलाकों में छोटे ज़राई ख़ानदान अपनी ज़मीनों को फ़रोख्त करके किसी कारोबार की तरफ तवज्जो देते हैं, क्योंकि जब वो सरमायादाराना निज़ाम की रंगीनियों को देखते हैं कि लोग जो ज़राअत से मुंसलिक नहीं भी हैं वो इतने पैसे कमा रहे हैं, इतनी दौलत कमा रहे हैं, लेकिन आज जब हम 5 एकड़ या चंद एकड़ ज़राई रकबा के मालिक हैं तो उसके बावजूद हम आसूदा हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि आज छोटे रवायती ज़राई ख़ानदान अपनी ज़मीनों को फ़रोख्त करके कारोबार की तरफ मुंसलिक हो रहे हैं, और दूसरे वो लोग जो कारोबार करते हैं वो लोग उनसे ज़मीनें ख़रीद कर आज ज़राअत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान की तकसीम हुई तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल थे और अफ़गानिस्तान के साथ मामलात भी कशीदा थे। यानी अगर देखा जाए तो आज भी अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और सूबा सरहद पर के चंद इलाकों में अपना दावा करता है कि वो इलाके उसका हिस्सा हैं और उन्हें वापस कर दिया जाए। लेकिन उसके अलावा एक और बड़ा मसला कि मसला कश्मीर, जो 70-80 सालों से पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बना हुआ है, और आज भी हम उस मसले को हल करने से कासर हैं। यानी आज भी दोनों तरफ, यानी भारत हो या पाकिस्तान हो, तो दोनों ममालिक में आज भी सैकड़ों जानों का ज़िया हो रहा है। सिर्फ जानों का ज़िया ही नहीं हो रहा बल्कि करोड़ों अरबों डॉलर्स गोला बारूद, टैंक, मिसाइल, इन तमाम चीज़ों पर खर्च किए जा रहे हैं। तो अगर हम इस हवाले से देखें कि हुकूमत पाकिस्तान या इन तमाम लोगों का ये मानना है कि हमने सिक्योरिटी मसाइल पर इतनी ज़्यादा रकम खर्च कर दी क्योंकि हमें सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए, सिक्योरिटी मसाइल से निपटने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अफ़गानिस्तान और मसला कश्मीर के इतने ज़्यादा मसाइल थे, तो हम इस वजह से इन शोबे पर तवज्जो नहीं दी सकी। क्योंकि अफ़गानिस्तान को सवेद जंग का सामना था, तो उस वजह से अपने हमसाया भाइयों की मदद करने के लिए तो हमने खुराक की फरामी, अद्वियात की फरामी, ये तमाम चीज़ें उनको मुहैया की। ना सिर्फ उनको हमने ये चीज़ें मुहैया की बल्कि लाखों माजरीन जो पाकिस्तान में आकर बसे, हमने उनको रिहाइश भी दी। तो इस वजह से हमने करोड़ों अरबों रुपया इन चीज़ों पर खर्च किया। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन कायम रखने के लिए अफ़गानिस्तान के उस दावे पर भी गलबा हासिल कर लिया और उनकी हमायत हासिल कर ली। अगर वो ये तमाम तर कोशिशें ना करता तो आज जो बार्डर की तकसीम के बाद भी सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों पर अपना दावा करता है, तो आज भी ये मसला उतना ही उलझा रहता। अमरीकी फ़ौज के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद उनको बहुत सारी चीज़ों की सहूलत को काबिल यकीनी बनाया। उनको अद्वियात की फराहमी, हस्पतालों का निज़ाम, तालीम और खुराक की तमाम सहूलतें मुयस्सर की ताकि उनके दावा पर गलबा हासिल किया जा सके और पाकिस्तान भी महफूज रहे और खित्ते में भी अमन बरकरार रहे। तो इन कोशिशों से हमने इस चीज़ पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया ताकि हमें उनकी बैरूनी सतह पर भी हमायत हासिल हो। लेकिन अगर इस पहलू को भी मद्देनज़र रखें तो फिर भी हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक 70 सालों में ज़राअत के लिए कुछ खातिर खा कोशिश ही नहीं की। तो हमें इस नाकामी को आज सिरे से कबूल करना पड़ेगा कि हमने इस शोबे पर ना सिर्फ तवज्जो दी बल्कि अपने किसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनको बेहतर तिब्बी सहूलियात, तालीम की सहूलियात और उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं की जिससे ज़राअत को बेहतर बनाया जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने आज के जदीद दौर के ज़रिए, जदीद दौर में भी ज़राई आलात और जदीद ज़राई तरीक़ों को अडाप्ट करना भी नहीं सीखा। अगर यूरोपियन ज़राअत की बात की जाए तो पता चलता है कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी ज़राअत को तरक्की दी, फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा किया, बल्कि अपनी किसानों की ज़िंदगियों को भी मशीनों से बेहतर किया कि वो मशीनें जो आज इंसान की ज़िंदगी को आसान कर रहे हैं, तो हर इंसान के लिए, हर शख्स के लिए उन्होंने इस चीज़ को काबिल यकीनी बनाया। लेकिन पाकिस्तान के किसानों को आज भी ज़मीन को सराब करना एक बहुत बड़ा मसला है। 70 की दिहाई में ट्यूबवेल तो लगाए गए लेकिन आज वो कम कम नज़र आते हैं। नहरी पानी को अक्सर छोटे ज़राई ख़ानदान तरजीह देते हैं क्योंकि वो एक तो ट्यूबवेल की रफ़्तार से कम बहता है, इसलिए ज़मीन को सराब करने में उसे बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है।
लेकिन अगर यूरोपियन ज़राअत की बात की जाए तो पता चलता है कि उन्होंने ड्रिप एरीगेशन, स्प्रिंकलिंग एरीगेशन से ये तमाम नए ऐसे प्रोजेक्ट मुतारफ़ करवाए हैं जिससे बहुत ज़्यादा उनका वक्त बचा है। पाकिस्तान में भी ये तरीके कम कम नज़र आते हैं, लेकिन उसको हम बड़े पैमाने पर काबिल यकीनी नहीं बना सकें। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि आज एक छोटा किसान है जो इन तमाम चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता और हुकूमत वो तमाम फैसिलिटीज़ भी उसको प्रोवाइड करने से कासिर है। लेकिन अगर देखा जाए तो गुज़श्ता दौर के प्रोजेक्ट यानी गलियों, सड़कों, नालियों पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन 60% ज़राई तबके के लिए वो इकदाम नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि आज 60% ज़राई तबका जो है वो तमाम लोगों के लिए उन तमाम फसलों की पैदावार को पैदा करता है और अपनी मेहनत से उनको तमाम चीज़ें मुहैया करता है, लेकिन उनके लिए वो ऐसे प्रोजेक्ट्स मुतारफ़ नहीं करवाए गए। यानी अगर नालियों की पुख्तगी की बात की जाए, वो नालियाँ जिससे ज़मीन को सैराब किया जाता है वो आज भी बेशतर इलाकों में कच्ची हैं और किसानों को अपनी मदद आप के तहत उनको पक्का करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर छोटा किसान हो तो उसके लिए ये तमाम मुश्किलात और भी बढ़ जाती हैं। और अगर देखा जाए तो पता चलता है कि आज बहुत सारे इलाकों में नहरी पानी जो सरकारी पानी है उसमें बड़े पाइप डालकर घंटों के हिसाब से बेचा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये ज़राई तबका जहाँ पे देहात में ज़िंदगी बसर करता है उनकी ज़राई ज़मीन के एतबार से पानी आज घंटों में तकसीम किया जाता है। जितनी किसी की ज़मीन होगी तो उसके मुताबिक ही उसके घंटों के हिसाब से उसे पानी की बारी मिलेगी। लेकिन ये नहरी पानी वाला तरीका भी कुछ ज़्यादा मुअस्सर नहीं हो सका, क्योंकि अगर उसके पास ज़्यादा वक्त दरकार नहीं है, उसको ज़्यादा वक्त नहीं मिला तो उसकी ज़मीन भी खुश्क रह जाती है। तो उसके अलावा जब उसे अपने अखराजात पर वो तमाम ज़मीन सराब करनी पड़े तो वो उसके लिए नए मसाइल खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी जदीद ज़राई आलात और जदीद ज़राई तरीक़ों को कुछ अडाप्ट तो किया गया है। यानी 70 की दहाई में बैलों से हल चलाए जाते थे, आज वो काम ट्रैक्टर कर रहे हैं। जहाँ इंसान चावल की फसल काश करते थे, आज बड़े ज़मींदारों के यहाँ वो काम मशीनें कर रही हैं। जहाँ गंदम के दाने से खोशा निकालने के लिए इंसान काम करते थे और आज उसके लिए मशीनें वो तमाम इंसान की खिदमत कर रही हैं। लेकिन आज भी हम उन सवालात का जवाब देने से कासर हैं। यानी 70 की दहाई में 1 एकड़ रकबा से गंदम की पैदावार 50 मन कैसे हो जाती थी, और आज जबकि हमारे पास जदीद ज़राई आलात, ज़राई खादें, अद्वियात, ये तमाम चीज़ें मुहैया हैं, तो उसकी बिना पर तो आज हम बामुश्किल 35 से 40 मन गंदम ही काश क्यों नहीं कर रहे। तो इसकी वजह मुहक्किकीन ये ख्याल करते हैं कि शायद ये वजह हो कि फ़सल के बाद फ़सल उठाने से, क्योंकि छोटा ज़राई तबका है तो वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता कि खाली ज़मीन को रखा जाए। अगर 6 माह बाद उसकी खाली ज़मीन पड़ी रहे तो उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक और मसला जिस पर आज हमें खुलकर बात भी करना ज़रूरी है, और यह मसला नहायत ही गंभीर होता जा रहा है, वो मसला पाकिस्तान में गुज़श्ता सालों में आबादी में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर फैमिलीज़ का निज़ाम पाया जाता है, यानी मरबूत ख़ानदान का निज़ाम। लेकिन आज के सरमायादाराना निज़ाम में ये निज़ाम भी कदरे बिखरता हुआ मालूम होता है। सरमायादाराना निज़ाम में मार्केट आपको, अगर आप मरीज़ हैं तो तबीब फ़राम करती है, अगर आप एथलीट बनना चाहते हैं तो मार्केट आपको ट्रेनर फ़राम करती है। सिक्योरिटी से लेकर कुरियर सर्विसेज तक, आज तो शादी ब्याह, ये तमाम चीज़ें भी मार्केट ही की देन होते जा रहे हैं। आज सरमायादारी माशरे में हावी होने लगी है और लिबरलिज़म की सोच परवान चढ़ती जा रही है। हर शख्स आज़ाद रहना चाहता है, हर शख्स ये चाहता है कि उसका अलग अपार्टमेंट हो, उसकी प्राइवेट लाइफ हो, और इसके लिए मार्केट आपको रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल सोसाइटीज़ फराम की करती है, जहाँ बिजली, गैस, पानी, या तमाम चीज़ें मुयस्सर होती हैं। तो शायद ये वजह है कि उसने ज़राई रकबे को सुकड़ कर रख दिया है। आज हर शख्स के पास इन्वेस्टमेंट का एक नया ज़रिया हाथ आ गया है कि अगर वो ये समझता है कि इस सोसाइटीज़ में 5 मरला, 10 मरला या प्लाट या मकान ख़रीद लिया जाए तो आने वाले वक्तों में 6 माह बाद या साल बाद उसकी कीमत दुगनी हो जाएगी, तो उससे वो ज़्यादा मुनाफा भी हासिल कर लेगा और सिक्योर लाइफ और प्राइवेट लाइफ भी गुजार सकेगा। आज हर जगह आपको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर और प्रिंट मीडिया पर भी रोज़ाना की बुनियाद पर सोसाइटीज़ आपको ये ऑफ़र कर रही होती हैं कि आप हमारी सोसाइटीज़ में रिहाइश पजीर हो जाएं, जहां आपको गैस, बिजली, पानी, सिक्योरिटी, ये तमाम चीज़ें मुयस्सर होंगी।
DHA, स्मार्ट सिटी, जैतून, बैरिया टाउन, ये वो सोसाइटीज़ हैं जहाँ लोग करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोग एक कनाल, दो कनाल, 5 मरला, 10 मरला ये प्लाट्स खरीदते हैं और उन्हें इस बात की उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में इसकी कीमत दुगनी हो जाएगी और हम ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकेंगे। लेकिन अगर आप अपने इलाके में कोई सोसाइटी देखें या कहीं भी कोई ऐसी सोसाइटीज़ देखें, अगर उस पर रिसर्च करें तो पता चलेगा कि आज से 20 साल पहले जहाँ फल, सब्जियाँ, दाल, चावल ये तमाम चीज़ें उगाई जाती थी, आज ये चीज़ फितरत से निकलकर कंक्रीट और प्लास्टिक का मलबा बन गई है। शायद यही वजह है कि आज वो लोग जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं या 40 या 50 एकड़ रकबा के मालिक हैं, वो ये समझते हैं कि अगर हमारी 10 एकड़ ज़मीन पर कोई सोसाइटी बना दी जाए तो ये लाखों की ज़मीन करोड़ों में बदल जाएगी। उसकी तमाम ज़रूरी पैदावार की ज़रूरियात जो उसकी ख़ानदानी ज़रूरियात हैं जैसे दाल, चावल, गंदम, ये तमाम चीज़ें बाकी ज़मीन से भी हासिल होती रहेंगी। लेकिन उससे हमें आने वाली जनरेशन को तो फ़ायदा होगा बल्कि हमारी नस्लें भी संवर जाएंगी। तो इस सोच को आज भी माशरे में परवान चढ़ाया जा रहा है। अगर यह सोच इनफरादियत से निकल कर इज्तमाहियत में बदल जाए तो खुद सोचिए कि हज़ारों एकड़ रकबा किस तरह हर साल सिकुड़ता जा रहा है। हम आने वाली वीडियो में ये बात डिस्कस करेंगे कि अब वाकई ही ज़रूरी इनकलाब ने इंसानियत को ग़िज़ा का एक मुअस्सर ज़रिया फ़राहम किया या उसने इंसान को एक बदहाली की वादी में धकेल दिया।